हेलो एवरीवन, यूनिक ऑनलाइन गुरु में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण तिवारी। जैसा कि पिछली टॉपिक में हम लोग चर्चा किए थे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के बारे में, और मैंने बताया था कि आज हम नई टॉपिक के साथ जो है उपस्थित होंगे। तो नई टॉपिक के साथ हमारा आज का नया टॉपिक है टेंस। टेंस के बारे में जान लेते हैं। टेंस है क्या? टेंस कहा जाता है क्रिया का वह रूप है। टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब shows time of action, अर्थात टेंस क्रिया का वह रूप है जो कार्य के समय को दर्शाता है। तो कार्य के समय को दर्शाने का मतलब टाइम ऑफ एक्शन। अगर कार्य का समय क्या होता है, जैसे कोई भी वाक्य लिखा है उसमें अगर कार्य के होने का समय है, अगर कार्य के बारे में किस समय में कौन सा कार्य हुआ, तो समझिए वह टेंस है। टाइम और टेंस में यही अंतर होता है। टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है? टाइम का मतलब यह है कि उसमें कार्य नहीं होता, और टेंस का मतलब होता है उसमें कार्य होता है। टाइम और टेंस में अंतर, जैसे मान लीजिए हम ये कह दें आई एम अ टीचर, तो ये प्रेजेंट टाइम है, इसको हम प्रेजेंट टाइम कहते हैं, न कि इसको हम टेंस कहेंगे। ये टेंस नहीं है बल्कि ये प्रेजेंट टाइम है। और अगर हम कह दें टेंस क्या है, जैसे कहा जाए आई टीच इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो ये क्या है? ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। इसमें चूंकि इसमें कार्य के होने का बोध हो रहा है। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। तो कार्य के होने का जहां पर बोध होने लगे वहां पर जो है टेंस होता है, और जहां पर कार्य के होने का बोध ना हो वहां पर हम क्या कहते हैं? उसको टाइम कहते हैं। सिर्फ इसमें एग्जिस्टेंस की बात होती है, अस्तित्व की बात होती है कि क्या है, क्या था या क्या होगा, बस ये चीजें होती हैं। टाइम और टेंस में यही अंतर है। और टाइम टेंस और टाइम में अंतर तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद जो है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, मेन इस पर फोकस करते हैं। तो टेंस हमारे तीन होते हैं। टेंस होते हैं तीन। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। समझना बहुत आसान है, याद रखेंगे। प्रेजेंट क्या होता है? जो है वो क्या है? वर्तमान है। और जो था वो क्या था? पास्ट था। और जो होगा वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। तो जो है प्रेजेंट है, जो था पास्ट था, और जो होगा वो फ्यूचर होगा। एक एक अक्षर सबका याद कर लेते हैं पीछे से। गा, था, है, तो याद हो जाएगा गा, था, है। तीन अक्षर याद करेंगे तो पूरे टेंस की गाथा याद हो जाएगी, और इसमें कुछ करना नहीं है। गा मतलब फ्यूचर, था मतलब पास्ट, और है मतलब प्रेजेंट। अर्थात किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको गा गेगी दिख जाएगा तो समझिए वो फ्यूचर है। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको था थे थी दिख जाएगा तो समझिए वो पास्ट है। और किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको है हो हूं दिखता है तो समझिए वो प्रेजेंट है। इस तरह से ये तीन टेंसेज होते हैं। तो याद रखेंगे गा, था, है। और इन तीनों टेंसेस की चार चार सब कैटेगरीज होती हैं। चार चार सब कैटेगरीज, जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों टेंसेस की चार चार सब कैटेगरीज हैं। याद कैसे करेंगे सबको ये समझना है। इसमें आपको दिखेगा ता,
इसमें आपको दिखेगा रहा, इसमें आपको दिखेगा चुका, और इसमें आपको दिखेगा से रहा, इसमें आपको दिखेगा से रहा। तो कैसे याद करेंगे? जैसे ता है, ता था, तो प्रेजेंट और पास्ट हो गया, गा गेगी को केवल छोड़ देते हैं। फिर जैसे रहा है, रहा था, रहा होगा, चुका है, चुका था, चुका होगा, से रहा है, से रहा था, और से रहा होगा। यानी कि ये चार टेंसेस के तीन टेंसेस की ये चारों सब कैटेगरीज जो हैं इस तरह से इसको याद करेंगे। लेकिन अब ये जो है इनके सिंबल नहीं है। किसी भी वाक्य के अंत में ता तेती आ जाए तो ये मत इससे अंदाजा लगाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। हाँ, ज्यादातर केसेस में ता तेती आपको किसी भी जो हम जैसे बोल देते हैं कि किसी भी वाक्य के अंत में ता तेती लगा हो, तो वाक्य के अंत में नहीं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझिएगा कि वाक्य के अंत में नहीं बल्कि वाक्य की क्रिया के अंत में ता तेती अगर लगा हो तो वह प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो अगर कोई अगर कह दिया वाक्य के अंत में तो हम उसको बोल सकते हैं यह कुत्ता है, यह पत्ती है, तो ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा? नहीं होगा। तो कार्य जिसमें कार्य के होने का बोध हो, यानी कि क्रिया जब होगी, जब क्रिया होगी तो क्रिया के अंत में ता तेती होगा, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। दूसरी चीज, सभी में मैंने बताया कि सभी क्रिया के अंत में ता तेती लगे रहने से इसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। या किसी भी वाक्य के अंत में आपको रहा रही मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल कंटिन्यूअस टेंस है। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे जहां पर अब आएगा रहा रही कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा, से रहा रही आ जाएगा, चुका चुकी आ जाएगा, लेकिन वो जो है ऐसे कॉन्सेप्ट जो है बनेंगे, लेकिन वो जो है उस पर्टिकुलर टेंस के अंतर्गत नहीं आएगा। तो एक एक टेंस पर पहले हम मतलब विशेष रूप से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि कंपटीशन देना है। एसएससी में, बैंक में आप ट्रांसलेटर अगर दे रहे हो, ट्रांसलेटर के लिए, या कोई भी परीक्षा डीएमआरसी एलएमआरसी की कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हो तो उसमें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए हम जो है एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमें जानना है वो इनका परिचय जानना है। परिचय क्या है? जैसे मैंने बताया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा टेंस होगा और कौन से टेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है और कौन सा मेन वर्ब आता है, ये भी मायने रखता है। तो समझते हैं कैसे आपको याद करना है इसको। तो इंडेफिनिट कोई भी होगा आपको उसमें V1 दिखेगा, और कंटिन्यूअस कोई भी होगा उसमें आपको V4 यानी वर्ब प्लस ING फॉर्म दिखेगा, और परफेक्ट टेंस कोई भी होगा उसमें आपको V3 दिखेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी होगा उसमें आपको बीन के साथ V4 दिखेगा। ठीक, तो ये एक तरीका है कैसे जानेंगे किसी भी इंडेफिनिट, किसी भी कंटिन्यूअस, किसी भी परफेक्ट या किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही मेन वर्ब आने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आता है। तो हेल्पिंग वर्ब याद करने का तरीका क्या है ये समझ लीजिए। डू, बी, हैव, डू, बी, हैव के साथ क्या क्या आता है, मतलब डू, डज, डिड के साथ वन, यानी वन मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी मतलब इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म, और हैव, हैज, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डू, बी, हैव बाय 1, 4, 3 ये याद रखना है। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब आना है ये तय है। इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसको कहा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इसको कहेंगे मेन वर्ब। तो डू, डज, डिड प्लस V1, यानी कि यहां पर आपने देखा क्या है, डू V1 है, यानी कि डू, डज, डिड का प्रयोग इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाएगा। यहां पर आपने देखा ये फोर्थ फॉर्म है, तो फोर्थ फॉर्म क्या है, इज, एम, आर, वाज वर्ब इसी में आएगा, और थर्ड फॉर्म यहां पर लिखा है तो यानी कि हैव, हैज, हैड इसमें आएगा। क्लियर। दूसरी चीज ये है बीन। बीन क्या होता है, ये बी का थर्ड फॉर्म होता है, बी का थर्ड फॉर्म होता है, यानी कि ये थर्ड फॉर्म है तो इसके साथ भी क्या आना है, हैव, हैज, हैड आना है।
तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी कि हमको कौन से टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब और किस मेन वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक, तो ये तो सामान्य रूप से हम अच्छे तरीके से एक बार में 12 टेंसेस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम देने वाले हैं। ज़्यादातर लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे हम ट्रांसलेशन करें, कैसे हम जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा, जानना होगा। तो ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आगे देखते हैं। ये तो टेंस की आपने पूरी जो है डिटेल में आपने उसको देख लिया, 12 टेंस क्या होते हैं। अब हम आपको एक एक टेंस के बारे में चर्चा करेंगे हम सब, और एक एक टेंस के बारे में विधिवत हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको कुछ लोग कहते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है, इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह देते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अंतर होता है। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या अंतर होता है? इसमें कार्य का होना पाया जाता है, इसमें कार्य का होना पाया जाता है, और इसमें केवल समय की बात होती है। इसमें आपको केवल समय की बात करेंगे, इसमें कार्य के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते। जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, आई एम अ टीचर। I am a teacher। जैसे कहा जाए he is a doctor, you are an student। तो ये 3 वाक्य लिखे गए हैं, और तीनों ही वाक्यों में आप देखेंगे तो इसमें किसी में भी किसी भी कार्य का होना नहीं, बल्कि ये इनके अस्तित्व की बात करता है, प्रोफेशन की बात कर रहा है कि आई एम मैं हूँ, ही इज़ वह है, यू आर आप हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होना है, केवल जो है अस्तित्व की बात है, एग्जिस्टेंस की बात है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आ गया आई प्ले हॉकी, you play cricket, he teaches mathematics। 3 वाक्य लिखे गए हैं। तीनों वाक्यों का अगर आप अर्थ देखें तो आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं, तो इसमें कार्य का होना है प्ले, इसमें प्ले, और इसमें टीच। तीनों में ही जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का जो है अर्थ क्या है? जैसे खेलना और पढ़ाना। तो कार्य का होना जहां पर रहता है तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जहां पर केवल अस्तित्व की बात होती है वहां पर हम उसको कहेंगे प्रेजेंट सिंपल। तो अंतर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, कैसे हम इनका सही प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है? परीक्षा में सबसे ज़्यादा आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है वो 12 टेंसेस से नहीं होते, बल्कि जो है गिन करके 4-5 टेंसेस से आते हैं। उन सब के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से टेंस से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीज़ों का हम लोग जो है डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे।
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये पहली चीज तो ये जानना है, इनका प्रयोग होता है जो चीजें जैसे यूनिवर्सल क्या हो, फैक्ट हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, प्रोवर्ब्स जितने भी बोले जाते हैं, सेइंग्स जितने भी बोले जाते हैं, या कोटेशंस जितने बोले जाते हैं, इन सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखा जाता है, इससे हट करके नहीं रखा जाता। इसके अलावा आप बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन की, तो ये हैबिचुअल एक्शन भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही अंतर्गत आता है। जैसे यूनिवर्सल फैक्ट क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है द अर्थ moves around the sun। ये फिक्स है और ये कभी भी इसको दूसरे टेंस में नहीं लिखा जा सकता। अर्थ मूव्स अराउंड द सन यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और ये तय है, लगाती थी, लगाती है, लगाती रहेगी, ये कभी भी बदल नहीं सकता। यानी कि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये तय है। इसी तरह से जैसे हम प्रोवर्ब बोलते हैं, किसी भी मुहावरे की जब बात करते हैं, प्रोवर्ब मतलब मुहावरा होता है, सेइंग मतलब कहावत और कोटेशन मतलब कथन होता है, और हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो प्रोवर्ब जैसे मान लीजिए हम कह दिए एवरी पॉटर प्रेजेस हिज पॉट, तो एवरी पॉटर प्रेजेस हिज पॉट। तो ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं, प्रोवर्ब का हिंदी अर्थ निकालते हैं तो अंग्रेजी में तो कुछ और होता है, लेकिन हिंदी में इसका अर्थ कुछ और हो जाता है। जैसे इसका अर्थ ये होगा, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। तो एवरी पॉटर अब कोई भी है अपना, जैसे एक इसके लिए एक शब्द और एक वाक्य और भी बनाते हैं, अपन पूत सबही को प्यारा। दो तीन चीजें जो है एक सेंटेंस से दो तीन अर्थ आप इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट अगर हम देखेंगे तो एवरी पॉटर प्रेजेस हिज पॉट यानी कि हर जो है कुम्हार अपने घड़े की प्रशंसा करता है, तो ये भी सही है। लेकिन जो इसका शाब्दिक अर्थ निकल करके आता है वो ये होता है कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। तो इसको भी कभी भी किसी भी तरह से हम पास्ट में नहीं कह सकते, या इसको हम फ्यूचर में नहीं रख सकते, इसको हम कंटिन्यूअस में नहीं रख सकते, इसको हम परफेक्ट में नहीं रख सकते। इसको जब भी रखा जाएगा हमेशा और हमेशा इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। जैसे सेइंग होता है, जैसे कहा जाए हार्ड एंड सिंसियर लेबर नेवर फेल्स। तो ईमानदारी पूर्वक की गई मेहनत कभी भी असफल नहीं होती। ये भी क्या है, ये कहावत है और ये सही है। तो कोई भी आप ईमानदारी पूर्वक कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। तो इसको भी हम कभी भी किसी भी अन्य टेंस में नहीं रखेंगे। और इसी तरह से जैसे कहा जाए कोटेशन है, जो राइटर, कोटेशन क्या होता है, कथन। किसी भी राइटर का या कोई भी जो लेखक होता है उसका जो अपना खुद का जो है बनाया गया जो वाक्य होता है उसी को हम कहते हैं कोटेशन। जैसे मान लीजिए कहा जाए, एक अलेक्जेंडर पोप ने कहा था कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज अ डेंजरस थिंग, हिंदी में इसको कहेंगे अल्प विद्या भयंकरी। तो मतलब अधूरा ज्ञान खतरे का निशान।
तो किसी भी चीज का अधूरा ज्ञान होता है तो वो खतरे की घंटी समझ लीजिए। आगे देखते हैं हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन को जो हम जब बात करते हैं तो इस पे जो है कई तरह से इसको हम लिख सकते हैं। इनके लिए और भी यूजेस हैं, लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनको हम कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानते हैं। हैबिचुअल एक्शन जैसे कहा जाए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं। तो ये क्या है, ये हमारा जो है ये हमारी आदत है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं, ये एक तरह की हमारी आदत है, इसको हम कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। जैसे कहा जाए, ही टेक्स अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। वह प्रतिदिन सुबह टहलने जाता है। तो ये भी उसकी आदत है, वो जो है प्रतिदिन टहलने जाता है। आदतन कार्य को दर्शाने के लिए केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग नहीं, बल्कि और भी तरीके से इनको हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप अक्सर जो है यूज टू का प्रयोग देखते होंगे, कस्टम टू का प्रयोग देखते होंगे, हैबिचुएटेड टू का प्रयोग देखते होंगे। तो इन सब में जो है इनका एक प्रयोग है जिससे हम हैबिचुअल एक्शन को और भी व्यक्त कर सकते हैं। तो आदतन कार्य को दर्शाने के लिए हम इज, एम, आर के साथ यूज्ड टू या accustomed टू या एडिक्टेड टू का प्रयोग, एडिक्टेड टू इसके साथ आपको प्लस जेरेंट, जेरेंट क्या होता है, V4 जिसको कहते हैं, का प्रयोग करके भी जो है हम हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि मैं रोज सुबह टहलने जाया करता हूं, तो आई एम यूज्ड टू गोइंग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अक्सर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये यूज टू के साथ, बहुत से लोगों के दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यहां तो आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो एक चीज ये समझना है कि जब यूज टू केवल रहता है, यूज्ड टू केवल रहता है, तो उसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं, यूज टू के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। और तब ये क्या दर्शाता है, तब ये पास्ट टाइम की डिसकंटिन्यूड हैबिट को दर्शाता है। जैसे कहा जाए कि वह सिगरेट पिया करता था, तो ही यूज्ड टू स्मोक, यानी कि सिगरेट पिया करता था, अब नहीं पीता है। लेकिन जब इज, एम, आर के साथ यूज टू आता है तो इसके साथ जेरेंड आता है, और जेरेंड आएगा तो ये क्या दर्शाता है, ये प्रेजेंट टाइम की आदत को दर्शाता है। तो प्रेजेंट टाइम की आदत को दर्शाने के लिए इज, एम, आर के साथ यूज टू का आना जरूरी है। केवल यूज टू अगर रहेगा तो उसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे, यानी इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग करते हैं। यूज्ड के साथ इन्फिनिटिव विद टू का ही प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान में ये रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ज्यादातर लोग 99% लोग बस यही इतना जानते हैं कि यूज टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहां पर जो है लोग गलत कर जाते हैं, पता नहीं होता तो वहां पर जो है मिस्टेक हो ही जाती है। इसी तरह से अकस्टम टू और एडिक्टेड टू। तो एक चीज ये जानना है कि यूज टू का हम प्रयोग कैसे करते हैं, अकस्टम टू का प्रयोग कैसे करते हैं, और एडिक्टेड टू का। ये यूज टू का जो प्रयोग होता है, ये गुड या बैड हैबिट दोनों के लिए जो है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। गुड या बैड हैबिट के लिए होता है। अकस्टम टू का प्रयोग गुड हैबिट के लिए ही किया जाता है, इसका प्रयोग बैड हैबिट के लिए नहीं करते। और एडिक्टेड टू का प्रयोग हमेशा बैड हैबिट के लिए किया जाता है, गुड हैबिट के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हम कह दें ही इज एडिक्टेड टू
स्मोकिंग। तो ये क्या है, उसकी बैड हैबिट है, तो इसलिए हम इसको यूज करेंगे ही इज एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू का प्रयोग कहां करेंगे, बैड हैबिट के लिए करेंगे। ठीक, जैसे कहा जाए मैं तैरा करता हूं, तो आई एम अकस्टम टू स्विमिंग। मैं तैरा करता हूं, तो यहां पर देखिए ये गुड हैबिट है, तैराकी जो है एक अच्छी आदत है, इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे अकस्टम टू, और स्मोकिंग जो है बैड हैबिट है, इसलिए हम यूज करेंगे यहां पर एडिक्टेड टू। लेकिन इन दोनों के स्थान पर हम एडिक्टेड टू और अकस्टम टू के स्थान पर हम चाहें तो यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, तो यूज टू का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हमारी आदत की बात हो गई, कैसे कैसे जो है आदत को हम व्यक्त करने के लिए कितने तरह से वाक्य को लिख सकते हैं। अगली बात आती है कि इनका प्रयोग और कहाँ करते हैं, तो इनका प्रयोग जो स्टोरी होती है, पास्ट टाइम की स्टोरी को जब हम नरेट करते हैं तो उस समय भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, तब फिर पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता वहां पर। तो जैसे कहने का मतलब ये है प्रेजेंट टाइम में जो है किसी प्रेजेंट टेंस में ही हम इन स्टोरीज को, पास्ट टाइम की स्टोरीज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही व्यक्त करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि बाबर जब भारत में आता है तो अपना पहला आक्रमण इब्राहिम लोदी पर करता है। तो बाबर कब आता है, बाबर 1526 में आता है, और अपना आक्रमण किस पर करता है, इब्राहिम लोदी पर करता है। तो 1526 यानी कि आज से 500 साल पहले की बात जब करते हैं तो कितनी पुरानी घटना है, लेकिन उसको जो है हम व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन बाबर कम्स टू इंडिया, he first attacks इब्राहिम लोदी। तो पास्ट टाइम की स्टोरीज हैं, पास्ट टाइम की जो घटनाएं होती हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करते हैं। एक चीज यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे अटैक है तो अटैक के साथ किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। एक चीज यहां पर आपको नोट करने लायक है, अटैक के साथ किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। तो यहां पर अटैक्स, यहां पर ऑन लिखा जा सकता था, लेकिन ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अटैक अपने साथ किसी भी प्रेपोजिशन को नहीं लेता। तो ये पास्ट टाइम की स्टोरी हो गई। न्यूज़पेपर की हेडिंग्स, न्यूज़पेपर की हेडिंग्स, तो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स जैसे हम मान लीजिए कहें सड़क दुर्घटना में 5 की मौत और 10 लोग घायल, ऐसा जो है न्यूज़पेपर में अक्सर हेडिंग देखने को मिलती है। तो वहां पर हम लिखते हैं 10 die and 5 injure in a road accident। सड़क दुर्घटना में 10 की मौत और 5 घायल। तो एक चीज़ ये इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है तो न्यूज़पेपर की हेडिंग का पहला लेटर, जो भी जितने भी वर्ड्स रहते हैं उसके पहले लेटर को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, केवल कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और आर्टिकल को छोड़ करके। कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और आर्टिकल को छोड़ करके जितने भी शब्द इसमें आते हैं उन सब का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में होता है। तो इस तरह से जो है न्यूज़पेपर की जो भी हेडिंग होती है उसको हम किस में लिखते हैं, उसको लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगली बात आती है कमेंट्री की। लाइव कमेंट्री,
उसमें एक्शन किस में होता है, कंटिन्यूअस में होता है। एक्शन उसमें लगातार, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो लगातार जो है किस में होता है, एक्शन कंटिन्यूअस में होता है। लेकिन फिर भी उसको व्यक्त कैसे किया जाता है, उसको व्यक्त किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए क्या गया, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, आप कमेंट्री सुन रहे हैं क्रिकेट की, तो उसमें इस तरह से अगर आ गया, लिखा है द बॉल इज रनिंग डाउन टू द बाउंड्री लाइन, तो ये वाक्य क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये लाइव कमेंट्री जो होती है, लाइव कमेंट्री को कभी भी किसी भी तरह से आप उसको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रख सकते। इसको जब भी लिखा जाएगा, इसको जब भी लिखेंगे हमेशा जो है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, द बॉल रन्स डाउन, द बॉल रन्स डाउन टू द बाउंड्री लाइन। तो इस तरह से जो है हम न्यूज़पेपर की लाइव कमेंट्री को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखते हैं। जैसे हमने कहा गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया, तो कैसे लिखेंगे, द बॉलर स्टार्ट्स रनिंग, तो यहां पर भी देखेंगे ये लिखा है स्टार्ट्स, गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया, इसका अगर देखेंगे अर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा द बॉलर स्टार्टेड रनिंग, लेकिन नहीं, इसको जो है हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चाहे वो पास्ट में हो जाए एक्शन, चाहे वो परफेक्ट में हो जाए, चाहे वो कंटिन्यूअस में हो, हर परिस्थिति में हमें किसका प्रयोग करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। एक बात आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत हियर या देयर से शुरू, किससे, हियर या देयर से अगर वाक्य की शुरुआत होती है, हियर या देयर से अगर वाक्य की शुरुआत होती है, तो वहां पर भी हमको किसका प्रयोग करना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। हियर और देयर से वाक्य की शुरुआत अगर होती है तो वो वहां पर एक्शन तो जो अगर प्रेजेंट में देखो, हिंदी में देखेंगे तो वो एक्चुअली एक्शन जो है वो कंटिन्यूअस में होगा, लेकिन उसको हम रखते किस में है, इंडेफिनिट में। जैसे कहा जाए हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, यहां पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना जरूरी है। जैसे इसमें ऐसा होता क्या है कि आप खड़े हो एकदम चिलचिलाती धूप में और बस का इंतजार कर रहे हो, 3-4 लोग जो है आपके साथ जो है और भी खड़े हों, बस ना आ रही हो, तो उस परिस्थिति में अचानक दूर से जब बस दिख जाती है तो वहां पर जो है भाव निकलता है, अचानक सडन फीलिंग जो होती है, मतलब वो बस आ रही है। तो ये अंग्रेजी में इसको जो है हम व्यक्त करते हैं, तो इसको अंग्रेजी में जो है हियर कम्स द बस से व्यक्त करेंगे। जैसे कहा जाए देयर ही गोज, देयर ही गोज, तो इसका अर्थ अगर देखेंगे तो ही इज गोइंग देयर, और इसका अर्थ ये होगा द बस इज कमिंग हियर। लेकिन जब ये पहले जब इन्वर्जन कर देते हैं तो वहां पर क्या होता है, हियर देयर जब पहले आ जाता है तो ये वाक्य जो है इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी चीज इसमें एक जो समझने लायक है उसमें ये है कि अगर वर्ब प्लस नाउन रहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर नाउन सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसे कहां रखेंगे, उसे रखेंगे मेन वर्ब के बाद। अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन होता है तो उसे कहां रखेंगे, मेन वर्ब से पहले। दो चीजें दिमाग में रखना है, नाउन अगर होगा मेन वर्ब से उसमें सब्जेक्ट के रूप में तो उसको हम कहां रखेंगे, मेन वर्ब के बाद रखेंगे, और अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन होगा तो उसे हम मेन वर्ब से पहले रखेंगे। जैसा कि यह वाक्य में आप देख सकते हैं, ये कम्स क्या है, मेन वर्ब है, और इसके बाद क्या आया है, नाउन। तो यानी कि वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब के बाद आएगा नाउन, और वर्ब से पहले क्या आएगा, प्रोनाउन। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो ये तो कहां कहां किया जाता है इनका प्रयोग, कैसे कैसे हम इनका प्रयोग करते हैं, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हो गया। अब इनके बारे में एग्जाम के व्यू पॉइंट से देखेंगे कैसे जो है परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं।
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का केवल पूरा यूज हमने आपको बताया, और इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है प्रयोग कैसे करते हैं कंपटीशन में। और ये चीजें जो है आप इसको जो है अच्छे तरीके से समझिएगा। समझने के बाद फिर जो है कल जब हम कल अगले वाले वीडियो में जब आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।